हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की ऊंचाइयों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे सुरक्षा बलों ने अपने आप को बार बार साबित किया है और उन्हीं की जाबाजी की कहानियों को लेकर हम हाजिर हैं रक्षक। समंदर की निगहबानी करती हमारी नौसेना, दुश्मनों के इरादों पर नजर रखती हमारी नौसेना और अब तो वैश्विक भू राजनीति की भी एक प्रमुख तत्व बनकर उभरी हमारी नौसेना। और इसी नौसेना दिवस हमने 4 दिसंबर को मनाया, जहां सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और यह हुआ विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम के आर के बीच से नौसेना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ना सिर्फ ये आत्मनिर्भर नौसेना है, बल्कि हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। भारतीय नौसेना का गौरवमय इतिहास आज अपने 75 वर्षों के पड़ाव पर आ पहुंचा है। 7000 किलोमीटर से लंबी समुद्री सीमाओं की रक्षक भारतीय नौसेना आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक है, जिसमें आज एक नया आयाम आत्मनिर्भरता का भी जुड़ गया है। आजादी के बाद जब देश अपने पहले कदम ले रहा था, तभी शुरुआत में ही युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध भले ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हुआ हो, लेकिन नौसेना ने देश की समुद्री सीमाओं की तरफ किसी को आंख उठाने का मौका नहीं दिया। फिर वो दौर भी आया जब नौसेना ने अपनी क्षमताओं को अपने दम पर आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्नीस सौ 71 को जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, उस युद्ध के घटनाक्रम में 4 दिसंबर की तारीख को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भारत को एक निर्णायक बढ़त दे दी। ये भारतीय नौसेना की ताकतवर और चुस्त रणनीति का नतीजा था कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया था और इसके बाद युद्ध में पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिला। भारतीय नौसेना आज 1971 के महायुद्ध के 50 वर्षों का जश्न स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। भारतीय नौसेना की स्थापना की कहानी वैसे तो वर्ष 1612 के ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जुड़ा है, जो बाद में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना गया, जिसने आजादी के बाद वर्ष 1950 में भारतीय नौसेना का स्वरूप लिया। भारत जिसे जब जब अपने नौसैनिकों की जरूरत पड़ी है, उसने आगे बढ़कर देश की रक्षक की भूमिका निभाई है। याद कीजिए वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध को, जब हमारी नेवी के पूर्वी और पश्चिमी बेड़े ने पाकिस्तान को जाने वाली हर सप्लाई लाइन को काट दिया था। पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। नौसेना की सबमरीन यानी पनडुब्बियों के इतिहास भी जोखिम और उपलब्धियों की दास्तान से भरे पड़े हैं, जो 60 के दशक में आईएनएस कलवरी से शुरू होकर सिंधु क्लास की सबमरीन से लेकर नाभिकीय पनडुब्बियों तक पहुंची है, जो अब स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों तक की उपलब्धि हासिल कर चुका है। आज भारतीय नौसेना न सिर्फ अपने पोतों, युद्धपोतों, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियों को अपने देश में ही निर्माण कर रहा है, बल्कि वो आज कई देशों की विस्तारवादी नीति को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।
आज भारतीय नौसेना एक वैश्विक कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का मार्ग सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और उसे दिन ब दिन ज्यादा प्रभावी बना रहा है। रविवार को विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस समारोह में भारत की नौसेना ने अपनी युद्ध क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम हैं तैयार। पहली बार नौसेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के बाहर हुआ आयोजित और इसमें राष्ट्रपति और सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट अतिथि के रूप में हुई शामिल। जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, अलग अलग तरह के विमानों द्वारा युद्धाभ्यास का हुआ प्रदर्शन। समुद्री कमांडो द्वारा स्काई डाइविंग के बाद आर के बीच पर बैंड के प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया। इस आयोजन में अन्य नौसेना कमानों के पोतों और 25 विमानों सहित लगभग 15 पोतों ने भाग लिया। विशाखापट्टनम में तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना की जो तैयारियां हैं, जो ऑपरेशनल डेमो है, उसका जायजा लिया। अपने आप में ख़ास बात यह भी है क्योंकि इससे पहले ये जो समारोह है वो दिल्ली में होता था, लेकिन पहली बार ये समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसकी अपने ख़ास मायने हैं। नौसेना मेक इन इंडिया के को लेकर खास किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो अपने आप में भी खास है। और ऑपरेशनल डेमो की अगर ख़ास बात करें तो मरीन कमांडोज़ हैं और इसके अलावा जो नौसेना के जहाज़ हैं वो यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। भारतीय नौसेना की बात की जाए, किस तरीके से वो फ्यूचर रेडी, कोहेसिव, बहुत अपने आप में एक तैयार फोर्स है, उसकी झलक यहाँ साफ तौर पर नजर आई। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमारे कई हवाई पट्टियों पर गोले बरसाए, बम बरसाए और एक तरह से युद्ध का औपचारिक ऐलान हो गया। 4 दिसंबर 1971 कराची पोर्ट को भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया और ये शुरुआत थी पाकिस्तान के अंत की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी हार मिली और उसकी शुरुआत 4 दिसंबर 1971 को नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से हुई और एक ब्लॉकेड कायम किया गया। उसी जीत की याद में 4 दिसंबर को हर साल हम नौसेना दिवस मनाते हैं और याद करते हैं उन शूरवीरों को जिन्होंने बहादुरी की अदम्य दास्तान लिख दी और इतिहास ही नहीं, भूगोल बदल दिया। भारतीय जंगी जहाजों और समंदर की गहराइयों में बैठे पनडुब्बियों ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह बंद कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाजों को समंदर की गहराइयों में पहुंचा दिया तो कराची बंदरगाह तो लगभग तबाह ही हो गया। यह कदम आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। जैसे जैसे भू राजनीति बदलती जा रही है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में भारतीय नौसेना की भूमिका भी बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा व्यापार का इन्हीं समुद्री किनारों से होकर गुजरता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजरता है। और पिछले दिनों नौसेना प्रमुख मीडिया के सामने आए और कई प्रमुख मुद्दों की तरफ इशारा किया। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में
हम निगाह रखते हैं विशेषकर चीन की गतिविधियों पर, उनके टोही जहाजों पर और उनके इरादों पर भी। Chinese ships which operate in the Indian Ocean region, we have a presence of about anything between 4 to 6 PLA Navy ships. Then we have some research vessels which operate. There are a large number of Chinese fishing vessels also which operate in the. We as the resident maritime power in the Indian Ocean region, we keep a close watch on all the developments. नौसेना ने यह भी कहा कि सरकार ने हमें आत्मनिर्भर भारत पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। हमने बताया है कि भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी। हमारा उद्देश्य दुनिया का सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनना है। We cannot remain on others' own security requirements. The events in the Russia-Ukraine war have demonstrated this aspect. Therefore, the government has given us very clear guidance on Atmanirbhar Bharat, and towards that, one of the commitments that the Navy has made to the top leadership is that we will become Atmanirbhar Navy by 2047, and all our efforts are being focused in this direction. साथ ही नौसेना ने इस मौके पर यह बात भी पूरी दुनिया के सामने और देशवासियों के सामने रखी कि नौसेना में करीब 3000 अग्निवीर पहुंचे हैं, जिनमें से 341 महिलाएं हैं। और ये बड़ी बात इसलिए है कि पहली बार नौसेना ने महिला नाविकों को नौसेना में शामिल किया है। We have inducted 341 women Agniveers now. So as I said, this is the first time women are being inducted in the ranks. I want to tell you that we are not inducting women, separately. They are being inducted in the same manner as their male counterparts. It's a uniform method of selection. They undergo similar tests, whether it's physical endurance and etc. And our aim is that they perform the same job as what is expected. तो नौसेना के उपलब्धियों की कहानी बेशुमार हैं, जिसे गिनना मुश्किल है। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखें, जब देश में आत्मनिर्भर भारत की पताका लहराई गई है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पिन पनडुब्बियों ने एक नई तरह की इबारत लिख दी है और ये बताया है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर नौसेना की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से अब नौसेना का हिस्सा है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत ने पिछले महीने ही समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ते हैं,
इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7,500 समुद्री मील तक सफर करने की क्षमता है। खास बात यह है कि विक्रांत के आने के बाद भारत के पास अब 2 विमान वाहक पोत हैं। पहले से ही सेवा में शामिल INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। We have a target on bearing 090. All positions, dive, dive, dive. Dive, dive, dive. Target parameters acquired, sir. Very good. Fire WLT-1 and 2. WLT-1 and 2 fired, sir. पचास साल पहले भारतीय पनडुब्बियों के गौरव से भरे सफर की शुरुआत हुई थी INS कलवरी से और 21वीं सदी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की शुरुआत इसी कलवरी के नाम से हुई। इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई। ये एक बड़ी सामरिक रणनीतिक छलांग थी जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तो जरूरी थी ही, साथ ही भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का सफर INS कलवरी से होते हुए INS वेला और INS वागीर भी अब समंदर में उतर चुका है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन की अब 5वीं पनडुब्बी भी समंदर में है। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को बताती है। ये सफर है कि कैसे हम किलो क्लास की किलर शार्क के बाद अब अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम स्वदेश में निर्मित आत्मनिर्भरता की मिसाल, दुश्मनों को चौंकाने और हराने में माहिर INS विशाखापट्टनम नौसेना का यह हिस्सा पिछले कुछ महीने पहले ये बना और इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी नौसेना न सिर्फ पेशेवर है बल्कि इस तरह के जटिल विध्वंसक विमानों को बनाने में भी पारंगत है। नौसेना में कमीशन हुआ INS विशाखापट्टनम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी। युद्धपोत के निर्माण में 75% स्वदेशी सामान का उपयोग। देश का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत। हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित और स्वतंत्र रखने में मददगार। ये P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइलों से लैस है। 173 मीटर लंबी,
17 मीटर चौड़ी और 7,400 टन वजन वाला युद्धपोत और इसे रफ्तार देने के लिए 4 पावरफुल गैस टरबाइन इस्तेमाल किए गए हैं। ये 30 नॉट की स्पीड से समुद्र की निगहबानी कर सकती है। अत्याधुनिक युद्धपोत भारतीय तकनीक का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण और डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि ये जल्दी किसी दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकता। साथ ही इसमें तैनात की गई है सतह से सतह पर और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें। भारतीय तकनीक से विकसित पनडुब्बी विध्वंसक रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। साथ ही ये युद्धपोत केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति का सामना करने में भी पूरी तरह सक्षम है। भारत 3 और अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। आने वाले सालों में वो भी जल्दी ही नौसेना में शामिल होंगे। उत्तराखंड के औली में जब पिछले दिनों भारत और अमेरिका की थल सेनाओं ने जब युद्धाभ्यास 2022 को अंजाम दिया तो कई रणनीतिक अंजाम दिए गए, कई रणनीतिक अभ्यासों को अंजाम दिया गया, लेकिन कईयों की आंखें चौड़ी हो गई। उसमें से एक चीन भी था, लेकिन चीन को दो टूक जवाब दिया। न सिर्फ भारत ने, अमेरिका ने भी। ये हमारा अपना मामला है, इसमें चीन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस युद्धाभ्यास से निकला कई ऐसे मोती निकले जो आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायक साबित होंगे। उत्तराखंड में नियंत्रण रेखा के करीब औली में भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास। करीब 2 हफ्ते का युद्धाभ्यास 10,000 फीट की ऊंचाई पर। इतने ऊंचे इलाके में पहली बार संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज। चीन ने जताई आपत्ति। चीन ने कहा सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास समझौते का उल्लंघन। भारत ने दिया करारा जवाब। युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं औली में। ये हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करती है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए। उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा 2 टूक एक्सरसाइज का चीन से कोई लेना देना नहीं। क्या मकसद है इस युद्धाभ्यास का? मकसद शांति की स्थापना, आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना, दोनों सेनाओं के विशेषज्ञताओं को साझा करना, एक दूसरे से हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति को साझा करना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम में से तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमारे जाबाजों ने अपने आप को बार बार साबित किया है और हमारी कोशिश है उन्हीं जाबाजी की कहानियों को आप तक पहुंचाने। रक्षक फिलहाल इतना ही। नमस्कार।